नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके हिंदी जी के यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारत 1773 से 1947। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, सो आज हम प्रमुख घटनाएं जो घटी भारत में 1773 से लेकर 1947 के मध्य, उनको आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया जाएगा। और ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतवर्ष में कैसे अपनी सत्ता स्थापित की और पूरा का पूरा भारत जो था ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, एक व्यापार करने के लिए छोटी सी जहांगीर से जगह ली और फिर किस तरह उन्होंने पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई समाप्त हो गई, अंग्रेज जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम बंगाल का गवर्नर था। और फिर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट पारित करती है 1773 में, इसलिए ये टाइम लिखा हमने, इससे आगे बढ़ेंगे हम। एक्ट पास करती है। इस एक्ट में प्रावधान किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, मतलब उसकी पोस्ट का नाम परिवर्तन कर दिया गया और कुछ शक्तियां भी बढ़ा दी गई। उसके लिए जो काउंसिल होती थी उसके में 3-4 व्यक्ति रखे गए और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो थे नाम मात्र रह गए और पूरी की पूरी शक्ति जो थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। और वो व्यक्ति जब प्रथम पूछ दिया जाता है प्रश्न कि कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम व्यक्ति था जो भारत में 1733 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, पहला व्यक्ति। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेकर 85 तक है। हालांकि एक्ट 73 में आया और ये 72 में जो था गवर्नर था, लेकिन जैसे 73 में एक्ट प्रावधान किया जाता है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इसके टाइम पीरियड में जो जो घटना घटती है, एक्ट पास होता है, ठीक है, फिर इस पे एक महाभियोग भी चलता है और ये ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का, जिस पे महाभियोग चलता है ब्रिटिश में, पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में। और इसका शासन काल का जो अवधि रही है वो 13 वर्ष की रही है, सबसे ज़्यादा भी इसी की रही है। उसके बाद लगभग 14 गवर्नर जनरल जो थे 1772 से लेकर 73 से लेकर 1833 तक, जिन्होंने पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य पदभार संभाला। इसमें प्रमुख जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका मैं आप लोगों के बीच में उनकी बारे में बता देना चाहता हूँ। उसमें नाम आता है, एक नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, आप नोट कर लेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा नाम आता है लॉर्ड बेल्जली और तीसरा नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 3 बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनकी इनसे से ज़्यादा प्रश्न इनसे ही बनते हैं। हालांकि बीच में और भी आए, जैसे कि मैंने बताया कुल 14 हुए, लेकिन इसमें हमने सिर्फ 4 के बारे में चर्चा करें समय के को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमारा वीडियो भी लंबा चला जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेल्जली और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1773 से लेकर 1833 तक का ये टाइम पीरियड, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल की ये पोस्ट रही। उसके बाद 1833 के चार्ट एक्ट में जो है अलग प्रावधान किया जाता है, एक एक्ट आता है और उस एक्ट में अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन 14 लोगों ने जो था भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में कैसे कैसे जो है पलटवार किया और किस तरह से पूरी जो था भारत पर सत्ता स्थापित करने में ये अग्रसर होते गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिद्धांत अपनाया था, स्थायी बंदोबस्त, जिसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बारे में भी हम कुछ अन्य टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या था स्थायी बंदोबस्त। फिर आते लॉर्ड बेल्जली
जिन्हें बंगाल का टाइगर भी कहा जाता था। शक्तिशाली व्यक्तित्व था इनका और काफ़ी चर्चा में रहे। एक सिस्टम अपनाया था सहायक संधि प्रणाली करके, जैसे मैंने हिंदी में कहा सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था थी कि जो भारत की छोटी छोटी रियासतों थी उनके साथ ऐसी ट्रीट की जाती थी, ऐसी संधियाँ की जाती थी कि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, चाहे व्यापार के माध्यम से हो या किसी दबका के या कुछ भी। तो ये अपनाने वाला जो व्यक्ति था लॉर्ड वेल्लेसली, इसकी ये नीति थी। फिर आते हैं हमारे 1828 में विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए आपको बंगाल का कौन था, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम थे। इनके टाइम में सती प्रथा जो थी, जो कानून था, पूरी तरह से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो न इनको ये कानून पास करना पड़ता है। हालांकि इनका भी खुद का मानना था कि जो सती प्रथा है वो अच्छी नहीं है और उसको पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक्ट इनके टाइम में पास हुआ था। ये आपके चार जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, इसी पे ही फिलहाल हमारा टॉपिक चलता है। लेकिन थोड़ी सी और टॉपिक को आगे बढ़ाने में रुचि हो रही है, तो हम और जोड़ लेते हैं कि 1833 में जो, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, और उस एक्ट में क्या प्रावधान कर दिया जाता है कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी पावर भी बढ़ गई है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने भी पूरी तरह से देख लिया कि भारत में कोई ऐसी एकता नहीं है कि भारत के राजा लोग जो है जितने भी मिल के कार्य कर रहे हैं, कंपनी के अधीन हो रहे हैं किस तरह से। तो उन्होंने शक्तियाँ बढ़ा दी गवर्नर जनरल की, और अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गए। अब क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न भी बनता है। सती प्रथा का, ठगी प्रथा का इसके काल में जो था अंत हुआ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लॉजी। लॉर्ड लॉजी 1853 में आते हैं। लॉर्ड लॉजी के टाइम में भी कुछ अच्छी स्कीमें भी हुई, जैसे जो रेलवे लाइन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे, वो भी इनके टाइम में चलती। डाक टिकट का भी शुभारंभ हुआ था, और इसके साथ साथ PWD जैसी जो डिपार्टमेंट है वो व्यवस्था चली थी। और लॉर्ड लॉजी की एक जो नीति थी वो बहुत चर्चा में रहती है, लैप्स की नीति। वो एक ऐसी नीति थी, लैप्स की नीति, कि जो निसंतान राजा होते थे उनको पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और उनकी रियासतों को ब्रिटिश के साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपना बना लेती थी, और इस तरह से काफ़ी रियासतें जो थी उसके अंतर्गत जो है आ गई थी। हालांकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह के हालात ये जानते हैं, काफ़ी विद्रोह हुए इसमें। और फिर 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो इतिहास स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया 1857 में, उस टाइम भी लॉर्ड लेजी थे। लेकिन उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय बना। 1858 में जो एक्ट आया उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब जो है भारत के लोग आपस में लड़े ना, या कुछ इस तरह की व्यवस्था होगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो था शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई, और वो पोस्ट जो थी अब भारत की गवर्नर जनरल की अब वायसराय बन गई। कुछ शक्तियाँ ज़्यादा हो गई, और पूर्ण रूप से तो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी अब भारत पर अपना कब्जा बना चुकी थी। तो लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे। उसके बाद 1947 तक ये व्यवस्था चलती रही। ये तो बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक लगभग 20 वायसराय आए, और पूरे भारत की व्यवस्था में कैसे उन्होंने कुछ एक्ट भी हुए या कुछ और भी कानून इन्होंने पेश किए, तो उसके बारे में मैं हल्का सा आप लोगों के बीच में रखूँगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में गणना होती है, जनसंख्या गणना अधिनियम होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से चलता नहीं है। तो 1881 में लॉर्ड रिपन जब आते हैं, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में ये अधिनियम पूरी तरह से पारित होता है, और इसको स्वीकृत किया जाता है कि हर 10 वर्ष के बाद जो है
भारत देश में जनगणना होगी, वही प्रावधान आज तक चला आ रहा है। जैसे अभी 2011 में हुई थी, वो 10 पीरियड का जो टाइम होता है उसमें जनसंख्या गणना की जाती है। ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आई थी और इनको स्थानीय शासन का जनक भी माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ऐसी इस तरह जो क्या होता है कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन आता है, उसके टाइम में बंगाल का विभाजन होता है और लॉर्ड हॉर्डिंगदित्य जो था उसके टाइम में भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है उसके टाइम में। इसके पश्चात क्या होता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। उस टाइम कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या हुआ। और अंतिम जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के अंतिम जो वायसराय थे 1947 में भारत भी आजाद होता है। ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी। एक अन्य टॉपिक के साथ आपसे भी रूबरू होंगे इस पूरे विस्तृत चर्चा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।